हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यूज़पेपर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर का न्यूज़पेपर। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड पेज पर चीज़ें आई हुई हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का कोई फैक्ट हो या फिर कोई मेंस में लिखने के लिए कोई आपका डेटा हो, वो सारा डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे आज। चलिए शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक, व्हाट नीति आयोग रिपोर्ट सेज। अभी रिसेंटली ही नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू मिशन। द नेम ऑफ दैट मिशन इज द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, PHEMA। देखो जनरली क्या है, जब कोरोना आया था, कोरोना को भी इस टाइम पे आराम से 3.5-4 साल तो हो चुके हैं आए हुए। तो इसके बाद काफी ज्यादा लॉकडाउन्स लगे। लॉकडाउन्स में बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको घर घर जाकर टेस्टिंग करनी पड़ी कि कौन सा पेशेंट जो है वो कोरोना का है, कौन सा पेशेंट कोरोना का नहीं है। तो ऐसे में ना हमारे पास कोई बहुत एक प्रॉपर एक्ट नहीं था कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसका क्या डेटा लेने का पूरा काम है और किसके क्या पावर्स हैं। हमारे पास इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल था नहीं उस टाइम पे। तो वी वांट कि अगर कोरोना जैसा कोई पेंडेमिक दोबारा आता है, बिकॉज इट इज नॉट अनडाउटेडली द लास्ट पेंडेमिक, और भी आ सकते हैं। तो अगर और आएंगे तो हमारे पास कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें कि हम प्रॉपर पावर्स, प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी अथॉरिटीज को दे सके। तो उसके लिए हम एक एक्ट चाहते हैं जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट। एंड द इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी इस तरीके से की जाए सो दैट जो आपका एपिडेमिक आउटब्रेक है उसके 100 दिन के अंदर अंदर ही जो है बेसिकली आपने काफी सारा एक्शन किया है और चीजों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो वी वांट दैट मच ऑफ जेस्चर्स, ठीक है, और एंड एक्शंस। तो ये एक्ट क्या है, क्यों है? जब कोरोना आया था तब ये एक्ट नहीं था। उस टाइम मेरे पास 2 एक्ट थे। वन वाज द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 एंड सेकंड वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। दोनों ही, चाहे वो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट हो चाहे वो NDMA एक्ट हो, दोनों में बहुत सारे फ्लॉज थे। फ्लॉज बताए गए हैं इस पूरे आर्टिकल में। फॉर एग्जाम्पल कि जो EDA एक्ट था उसमें डिफाइन डेंजरस, इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज और एपिडेमिक्स, इनकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं थी। जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो क्या वो एक्चुअल में चीज अभी हम फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नहीं, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो जब डेफिनेशंस नहीं तो लोगों की पावर्स क्या हैं, अथॉरिटीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हम उनको नहीं बता पाए। सेकेंड इज नो प्रोविजन फॉर द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन, कि कोरोना के रिगार्डिंग ड्रग्स आनी है, कोरोना के रिगार्डिंग वैक्सीन आनी है, तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, पहले लोगों का चेकअप होगा, लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, जो वैक्सीन तैयार होकर ट्रायल के लिए भेजी जाएगी। तो जो पूरी प्रोसेसेस हैं ये कैसे होंगी, दे वर नॉट डिफाइंड। तो डेफिनेशनल चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए इन बोथ द एक्ट्स में। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, बहुत सारा जैसे कोरोना के टाइम पर ये हमने देखा था कि जो भी डॉक्टर्स पेशेंट्स के घर जाते थे और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, उनके साथ मारपीट हो जाती थी। देवर देवर थॉट टू बी कि ये ज्यादा कोरोना को स्प्रेड कर रहे हैं इन डिफरेंट कम्युनिटीज। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों तक जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करवाए कि ये सब जो है ये आपके लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना, लोगों तक जो है उनके जो बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और टू मेक द कोऑपरेशन है ना, टू स्ट्राइक, टू प्रोटेस्ट, ये सब हल्के से कर्व किए जाते हैं। तो ये करने के जो अधिकार है वो सरकार के पास ही है, बिकॉज ऑल द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ओनली। तो वो सब की भी जो प्रॉपर एक रेगुलेशन है वो सरकार के हाथ में चाहिए है। तो ये सारा सब कुछ देखते हुए द एक्सपीरियंस ऑफ कोरोना या कोविड-19, उसमें द लूप होल्स इन द EDA एक्ट एंड द NDMA एक्ट, हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक नया एक्ट लेकर आए जिसमें प्रॉपर चीजें जो है मेंशन्ड हो। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसमें बेसिकली और क्या है कि जो NDMA एक्ट था वो हेल्थ इमरजेंसीज के लिए था ही नहीं। हेल्थ इमरजेंसीज के लिए था ही नहीं वो। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लड्स के लिए था, ड्रॉट्स के लिए था, आपका अर्थक्वेक के लिए था। बट हेल्थ इमरजेंसी ऐसी आ जाए किसी ने सोचा नहीं था। तो दैट एक्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी इम्प्लीमेंटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो इसलिए उसको नहीं लेकर आया गया। तो जो नया लॉ आएगा उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट्स को हम लोग इफेक्टिव पावर्स देने वाले हैं, जिसमें जो है आपका चाहे हेल्थ इमरजेंसी कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू हो और चाहे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नॉन कम्युनिकेबल के रिगार्डिंग हो, कि इंडिया में बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बीपी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी किस तरीके से आप अल्टीमेटली चीजों को ठीक कर सकते हैं, आपके पास क्या पावर्स हैं, वो सब चीजें इस एक्ट में बताई जाएंगी इस प्रॉपर सारे चैनल्स के थ्रू। एक तो ये, तो अब ये जो नया एक्ट आएगा इसके बारे में लोगों का कहना है कि भाई जितने भी पब्लिक हेल्थ एजेंसीज हैं या फिर जो अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए जो अधिकार है, जो पावर्स हैं, जो चाहिए हैं, वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक नेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ कार्डर्स भी हम बनाएंगे, नेशनल प्लस स्टेट लेवल दोनों पे। आप लिख लें इन सारे पॉइंट्स को कि ये सारे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे एक्ट के तहत नेशनल और स्टेट लेवल पर आपके हेल्थ कार्डर्स बनाए जाएंगे, जिसमें लोग जो है वॉलंटियरिंग भी करेंगे और साथ में मैंडेटरी भी होगा कि अगर आप इस प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, इस जॉब में आप काम करते हैं, तो आपका ये सारा अधिकार है या आपकी पावर्स हैं या ड्यूटीज हैं। तो ये सब, एंड दे वुड बी ट्रेन्ड एंड फुली प्रिपेयर टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे फर्स्ट एड की हम बात करते हैं ना, कि मान लीजिए किसी एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो फर्स्ट पर्सन उनको मिलते हैं तो वो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर देते हैं, तो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। एक्चुअल में जो काम है वो तो कहीं और हॉस्पिटल्स वगैरह वालों का है, लेकिन इस केस में भी हम ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि यार जब भी हेल्थ इमरजेंसी आती है तो जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो ये कार्डर्स हैं, जो ये आपके वॉलंटियर्स हैं, जो ट्रेन्ड पर्सोनल्स हैं, ये बनेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये बताएंगे कि भाई जो है इस केस में क्या करना है, हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, घरों में रहना है या घरों के बाहर जाना है, तो कितने डिस्टेंस पे खड़ा होना है किसी के साथ में, दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपके जो कार्डर्स में काम कर रहे लोग हैं वो आपको बताएंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, EGOS बनेगा, जिनका काम क्या होगा कि जब अभी हेल्थ इमरजेंसी है नहीं, तो अगर मान लीजिए वो आ जाती है तो उस टाइम पर हम क्या क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने का जो काम है वो EGOS के पास है, दैट फॉर पेंडेमिक्स, आपका SOPs और फॉर पेंडेमिक्स, एंड टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड मॉनिटर प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग पीस टाइम्स। कि अगर मान लीजिए अभी कोई इमरजेंसी नहीं आती है, हम दुआ करते हैं कि ना आए, लेकिन अगर मान लो पीस टाइम पर ही चल रहा है अभी और क्या पता आ जाए, तो हम पता किस लगेगा, हम भी बिल्कुल ट्रेंड है, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके लिए आपको पीस टाइम में ही काफी सारी जो ड्रिल्स हैं वो करके देखते रहनी पड़ेगी। तो EGOS का कॉन्सेप्ट आपने लिखना है, दे हेल्थ कार्डर्स का आपने बात करनी है। दूसरा, क्योंकि इस टाइम पर ना जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत सारी डिजीजेस भी नई नई आ रही हैं, जो ह्यूमन बैट इंटरफेसेस है ये भी बहुत सारे हो रहे हैं, कि कोई जो डिजीज है वो टिक्स जो है आपके पेड़ों पे लगती हैं, पेड़ से चिपकी रहती हैं, उनसे फैलता है, कई बैट से वायरस फैल रहे हैं, बैक्टीरिया फैल रहे हैं। तो इस केस में जितना भी ये आपका इंटरफेसेस है बिटवीन बैट एंड ह्यूमन, उनको भी क्रुशली देखा जाएगा, सो दैट पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर सकें कि ऐसी कोई डिजीज हमारे यहाँ पर आ सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। इसके अलावा वी शुड हैव ऑल द क्रिएशन ऑफ बायो सिक्योरिटी एंड बायो सेफ्टी नेटवर्क एट द नेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क है, बायो सेफ्टी नेटवर्क, बायो सिक्योरिटी नेटवर्क, की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली हम लोगों ने, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, अगर ये वायरस आएगा तो ये वैक्सीन चलेगी, ये बैक्टीरिया की पेंडेमिक आई है तो ये बैक्टीरिया की वैक्सीन चलेगी, वैक्सीन कहाँ बनेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने अमाउंट में बनानी है, वो सब जो एक नेटवर्क है बायो सेफ्टी का या बायो सिक्योरिटी का, वो सब आपने एक बार तैयार करना है, सो दैट यू हैव ऑल द डेटाज ऑफ जीन्स इन अ वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो थर्ड पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ दिस, एंड नेक्स्ट वुड बी द एपिडेमियोलॉजी फॉरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क। कि मान लीजिए कोई हेल्थ इमरजेंसी आने वाली है, तो क्या आपकी प्रोडिक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो ये बारे में बताना है आपने। अगर आ गई है तो तैयारी कैसे करनी है, वो तो हमने प्लान तैयार करके रखा ही हुआ है, लेकिन कौन सी आ सकती है, द फॉरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क, ये भी जो है आपको ट्रांसमिट करेगा डायनेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है,
तो ये सारी चीजें इसमें होगा। और इसके साथ साथ लास्ट में जो आपका ड्रग रेगुलेटर है CDSCO, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी काम क्या रहेगा कि यार हम लोग अपने पहली बात तो इंडिया में ही ड्रग्स वगैरह बनाए, अगर हम नहीं बना पा रहे हैं फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको इम्पोर्ट कर ले, है ना, और इम्पोर्ट कर सकते हैं बाकी देशों को और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा जो पावर है वो चाहिए होंगी CDSCO को कि ड्रग्स बनानी है या वैक्सीन लॉन्च करनी है, तो जो प्रॉपर रेगुलेशन है वो इसके थ्रू ही हो, प्रॉपर जो एफिकेसी है किसी भी ड्रग या वैक्सीन की वो रेगुलेट करेगी। तो थोड़ी जो पावर हमें इसकी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्पेशल पावर्स इसको चाहिए हैं सो दैट इंपोर्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट विल हैव टू हैव द स्पेशल पावर्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना के टाइम पर जो ये EDA एक्ट और NDMA एक्ट आया था बहुत उसमें लूप होल्स थे, हम उसमें जो चीजें लिखी हुई थी उसको ढंग से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए, और बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी थी कि ये काम इसका है ये काम उसका है, तो डुप्लीकेसी में किसी ने भी वो काम नहीं किया तो लोग सफर कर चुके। तो अगर नई पेंडेमिक आती है तो एक प्रॉपर एक्ट हो हमारे पास जिससे कि हमें पता लगे कि हमें कैसे डील करना है और कैसे डील नहीं करना है, किस एरिया में फोकस ज्यादा रखना है किस एरिया में फोकस कम रखना है, एवरीथिंग विल बी डेल्ट आउट। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नियर बाय रिवर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ माउंट एवरेस्ट सेज न्यू स्टडी। देखो ये बेसिकली क्या है, इसको समझने से पहले आपको ये पता हो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, वी ऑल नो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर है आपकी यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर है आपकी इंडियन प्लेट, दोनों आपस में क्या कर रही हैं, कन्वर्ज, एंड इंडियन प्लेट इज पुशिंग द यूरेशियन प्लेट अवे। तो थोड़ा सा उसको धक्का लग रहा है बार बार, तो जब धक्का लग रहा है तो जो माउंटेन्स बीच में ऐसे बने हुए हैं उनकी भी क्या होगी, हाइट विल इंक्रीज। तो ड्यू टू द कांस्टेंट कन्वर्जेंस एंड द कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड द इंडियन प्लेट, the height of Mount Everest and all other mountains in the region is increasing। तो पहली चीज तो ये स्टडी में क्या पाया गया है कि ये तो है ही है, चलो इसमें तो हम कोई डाउट नहीं कर रहे हैं, ये तो रिस्पॉन्सिबल है हाइट बढ़ने के लिए, लेकिन क्या कोई और मैकेनिज्म है जिससे कि हाइट ज्यादा बढ़ रही है, आंसर इज यस, द रीजन इज आइसोस्टैटिक रीबाउंड। देखो ये बेसिकली क्या है, इट इज आइसोस्टैटिक रीबाउंड। जैसे मान लीजिए कि अर्थ ऐसी ही है, ये अर्थ हमारी गोल है, ये है आपका सारा का सारा अपना एस्थेनोस्फीयर वाला एरिया, है ना, ये सारा यहाँ पर मैग्मा प्रेजेंट है, ये पूरी धरती गोल है, ये इसके ऊपर है हमारी सारी की सारी क्रस्ट, जैसा भी बना है ये, बट पूरा ऐसे क्रस्ट है। इसका मतलब क्या भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम जिस धरती पर खड़े हैं अभी, वो जो मैग्मा है उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, पूरी जो धरती है वो मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है। दिस इज कॉल्ड द आइसोस्टेसिस, कि ये बैलेंस मेंटेन्ड है, इसीलिए इसीलिए जो है हम यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नीचे से प्रेशर आएगा तो धरती नहीं बचेगी, अल्टीमेटली एवरी क्रस्ट विल बी सेपरेटेड, और अगर बहुत ज्यादा हमारा भार ज्यादा हो गया तो मैग्मा के अंदर हम लोग चले जाएंगे, धंस जाएंगे। तो एक बैलेंस सा बना हुआ है कि जो धरती की क्रस्ट है वो इसके ऊपर ऐसे फ्लोट कर रही है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला एरिया निकाला, जैसे ये एरिया है, दिस इज दी क्रस्ट एंड दिस इज दी मैग्मा वाला एरिया। जब ज्यादा अमाउंट में इस पे भार होगा तो हल्का सा हम नीचे की तरफ ही रहेंगे, है ना, मतलब थोड़ा सा धक्का हमारी तरफ से लगेगा नीचे की तरफ। जब भार कम हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ेगा ऊपर की तरफ, एकदम से हम जंप करेंगे कि एकदम से जो भार है वो कम हो गया है एंड नाउ हल्का सा ऊपर की तरफ आ गया। दिस इज कॉल्ड आइसोस्टैटिक रीबाउंड। जैसे जनरली जब ज्यादा वेट रहता है सरफेस पे तो चीजें जो क्रस्ट है वो हल्की सी नीचे की तरफ रहती है, जैसे ही ग्लेशियर जो है मेल्ट हो गया, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, माउंटेन चला गया, वट एवर द वेट हैज डिक्रीज वेट होने की वजह से क्या हुआ है, आपका जो ये रीबाउंड है, आइसोस्टैटिक रीबाउंड, इसने हल्का सा जो आपका एरिया है वो ऊपर की तरफ धकेल दिया। तो दिस इज द रीजन कि जो आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहला तो कोलिजन है आपका इंडियन और यूरेशियन प्लेट के साथ, दूसरा क्योंकि एक अरुण रिवर है जो कि माउंट एवरेस्ट के आसपास के एरिया से होकर निकलती है, और अरुण रिवर और जो आपकी कोसी रिवर है ये दोनों करती हैं मर्ज, अरुण एंड कोसी रिवर मर्ज विद ईच अदर। और क्योंकि इनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो है तो इनकी जो इरोजनल कैपेसिटी है वो भी काफी ज्यादा है। जब इरोजनल कैपेसिटी ज्यादा होगी तो जो सरफेस है उसके ऊपर कम भार होगा,
चीजें गायब कर दिया आपने। तो जब भार कम होगा तो नीचे से क्या होगा, एकदम से आइसोस्टैटिक रीबाउंड होगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप बोट पर चल रहे हैं और बोट पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो एकदम से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ है उसमें, जैसे आपने सारा का सारा सामान हटा दिया, हल्का सा ऊपर की तरफ आप आ गए, ठीक है, उतना ही आइसोस्टैटिक रिबाउंड है। तो दैट इज बेसिकली द रीजन दैट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड अदर लोत्से, द अन्नपूर्णा एंड द मकालू, इन सब की हाइट भी जो है बढ़ रही है। अभी हाइट कितनी है, 8849 मीटर्स, ठीक है, अराउंड इतनी ही है। जैसे इंडिया और ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट है, ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। तो और इसको नेपाल में कहते हैं सागर मथा, सागर मथा कहते हैं। और जो आपका चाइना है, इसमें इसको कुछ कहते हैं, क्यू से उसका नाम शुरू होता है। कि आपके लिए होमवर्क है, पता करके आना कि क्या है इसका नाम, कुआ मैंग्लो समथिंग कुछ करके है, बट डेफिनेशन स्पेलिंग याद होनी चाहिए, है ना। तो वो पता हो आपको कि हाँ यार, चाइना में ये कहते हैं और नेपाल में ये कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट कि इसमें लॉस ऑफ लैंड मास इन दी अरुण रिवर बेसिन, जो कि 75 किलोमीटर है एवरेस्ट से दूर, जिससे कि काफी ज्यादा जो है आपका भार कम हो गया है इरोजन की वजह से। और इस वजह से जो आपका आइसोस्टैटिक रिबाउंड है वो आया है, और जिस वजह से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द रीजन। चलिए, इसमें बस बेसिकली ये बताया गया कि यार 10% जो है हाइट के बढ़ने का रीजन वो ये भी है। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यार अरुण और कोसी रिवर कब मर्ज हुई हैं आपस में, क्या हिमालय के बनने से पहले मर्ज हुई हैं या उससे बाद में मर्ज हुई हैं, वो आपको टाइम नहीं पता। तो आपने कैसे ये अज्यूम कर लिया है कि अरुण और कोसी रिवर के मर्जर से जो इरोजन हो रहा है उससे सरफेस पे मास कम हो रहा है और आइसोस्टैटिक रीबाउंड हो रहा है। तो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो दैट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका हाउ इंडियाज टेम्पल्स आर रन। देखो, बहुत अभी इस टाइम पे न्यूज चली हुई थी, तिरुपति जो मंदिर है वहां पर जो लड्डू सर्व किया जाता है प्रसाद में, उसमें काफी सारा जो एनिमल फैट है, जिसमें बीफ फैट का भी जिक्र किया गया था, वो पाया गया था। तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि हाँ क्या चल रहा है, अपने को पता लग गया, लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि इंडिया में टेम्पल्स को रन कौन करता है। कि आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, उनमें एक पुजारी होंगे, क्या वो जो मंदिर है वो उनका खुद का है, या फिर जो रूल्स उनको बनाते हैं वो खुद बनाते हैं, या कोई ट्रस्ट है जो उनको रेगुलेट करता है। कोई ट्रस्ट है उसी कम्युनिटी का, कि अगर जो मंदिर है वो दुर्गा माता का है तो वही कम्युनिटी जो दुर्गा माता को मानती है वही उसको रेगुलेट कर रही है। ये तो नहीं हो जो क्रिश्चियन है कोई और वो रेगुलेट कर रहे हैं उस ट्रस्ट को। तो ये है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है जो रेगुलेट कर रही है कि भाई टाइमिंग ये रहेंगी, लोगों को आना होगा तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे। तो स्टेट की इंटरफेरेंस है या नहीं है, ये बारे में अपने को ज्यादा जानना जरूरी है। जैसे रिसेंटली न्यूज में क्यों था, हमने देख ही लिया, लड्डू प्रसादम वाली बात है। अगर आप इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज में जाए तो मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दे मैनेज देयर ओन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थ्रू द बोर्ड्स ऑफ ट्रस्ट बाय देयर कम्युनिटी इटसेल्फ। कि उनके ही लोग हैं, उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है। मदरसा कैसे काम करेगा, चर्च कैसे काम करेगा, एवरीथिंग विल बी इन दी हैंड्स ऑफ दोज कम्युनिटी पीपल हु आर रनिंग द ट्रस्ट। नंबर वन इज दिस, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो इस तरीके से जो है काम नहीं करते, चाहे वो हिंदू टेम्पल्स हैं, चाहे वो सिख जैन बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, थोड़ा सा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है उन पे। जैसे आप नॉर्मली क्या बोलेंगे इसमें कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्होंने अपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी हुई है, जैसे आपका जो रिलीजियस एंडाउमेंट्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी मंदिर है या जो भी आपने बनाया है, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, जिस वजह से स्टेट और सेंटर दोनों ही इसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं। तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं आपके, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो आपका कर्नाटका आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं, उन सब ने अपने अपने रूल्स इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। जिससे क्या होता है बेसिकली कि पावर टू एडमिनिस्टर टेम्पल्स देयर इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, कि मंदिर में कितना चढ़ावा आएगा वो उस स्टेट को पता है, गवर्नमेंट को पता है, बिकॉज एक एक्ट पास कर दिया गया है। तो नाउ दैट हैज बिकम लीगल, कि आपको एक्सपेंडिचर पता हो, आपको इनकम पता हो, आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हैं वो पता हो। तो जो इनकम आती है टेम्पल से वो खर्च होती है, पहली बात तो मंदिर की मेंटेनेंस के लिए। दूसरा, दैट इनकम कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि जैसे आपका ऑर्फनेज खोल दिए, या फिर हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, स्कूल्स बना दिए हैं, या फिर सेकुलर एजुकेशन बनाने के लिए डिफरेंट जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो बना दिए हैं।
तो इसका मतलब बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्ट से जो भी टेम्पल है उनका रेगुलेशन होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल काफी सारे दिए हुए हैं कि जो तिरुपति टेम्पल का पुजारी है वो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड अपॉइंट्स द हेड ऑफ द तिरुपति देवस्थानम विच रन्स द तिरुपति टेम्पल। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रस्ट बनाया हुआ है सारा का सारा, इस ट्रस्ट को रेगुलेट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, इसके पीछे के रीजंस दिए गए थे कि जैसे ना बहुत सारा हिस्टोरिकल इसमें वो दिया गया रीजन कि क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, जो लोअर कास्ट है उसको टेम्पल में एंट्री बैंड थी पहले। तो ऐसा ना हो कि अभी मंदिर बहुत बड़े बड़े बन गए हैं और जो लोअर क्लास है या जो लोअर कास्ट है वो उसमें एंटर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कास्ट और दी अनटचेबल कास्ट, है ना, सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट। तो ये बेसिकली क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो सरकार ये इंश्योर करती है कि इक्वालिटी के बेसिस पर, लिबर्टी के बेसिस पर, जस्टिस के बेसिस पर जो लोग हैं उनको एंट्री दी जाए टेम्पल्स में। एंड दैट इज व्हाई दे हैव द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द टेम्पल्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी बात करी कि सभी टेम्पल्स नहीं बट सम ऑफ द टेम्पल्स। ठीक है, बट मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज में तो है कि जो कम्युनिटी है वो ही जो है अपना सारा का सारा सब कुछ करती है कि भाई हमारा लीडर हम चूज करेंगे, सरकारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और ये सब चीजें स्टार्टिंग से ही चलती हुई आ रही हैं, एंशियंट मिडिवल पीरियड से। तो वो सारा इसमें दिया हुआ है कि जो मंदिरों को काफी सारी जो जगहें हैं, जो लैंड्स हैं, वो दान कर दी जाती थी। तो उसके ऊपर वो कुछ भी करें, है ना, तो वो मर्जी थी। जो इनकम आ रही है, जो एक्सपेंडिचर आ रही है, वो कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। तो वो सब चीजें उसमें थी, हम एंशियंट वाले में तो नहीं जाएंगे। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1925 से पहले एक एक्ट आया था जिसमें बोला गया था कि द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, जिसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी थी दैट दे कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स ऑफ एंडाउमेंट्स। एंडाउमेंट्स इज बेसिकली द गिफ्ट, एनीथिंग जो मनी दिया गया है आपको फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, या फिर टेम्पल्स को दिया गया गिफ्ट जो है बेसिकली कुछ भी अगर दिया गया है तो वो रेगुलेट करने की जो पावर है वो किसके पास है? सरकार के पास है। 1925 में काफी सारा जो इसका ये एक्ट था ये निल एंड वॉइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसका मतलब अब इस सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं, चाहे वो साउथ इंडिया हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जो लॉज हैं वो लेकर आए हैं और जो ट्रस्ट क्रिएट किए गए हैं उन ट्रस्ट के जो मालिक हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो करती है सरकार अपॉइंट। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें ना जुडिशरी का क्या केस है? 1954 में एक शिरूर मठ केस आया था। शिरूर मठ केस में ये बोला गया था दैट देयर विल बी द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई फीचर किसी भी धर्म का एसेंशियल फीचर नहीं है, इट इज नॉट द एसेंशियल रिलीजियस फीचर, तो उसको अगर खत्म कर दिया जाता है तो उससे धर्म खत्म नहीं होगा। और ये सारे जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है वो सभी धर्मों पे लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1992 में जब बाबरी मस्जिद वाला केस चल रहा था तो जुडिशरी ने ये कहा था कि जो मॉस्क है उसका रहना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी में, कि इसके बिना भी जो नमाज है वो पढ़ी जा सकती है। दैट इज वाई अगर मॉस्क को गिराया गया है तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी लगाई गई और ये ईआरपी नहीं थी जिससे कि धर्म जो है वो खत्म नहीं होता। तो इट कैन बी डन, मीन्स द डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वॉज जस्टिफाइड बाय द जुडिशरी। तो कहने का मतलब ये है कि शिरूर मठ केस में भी ये बोला गया था कि जो मतलब इसके अलावा एक और जजमेंट इसमें आई थी शिरूर मठ केस में ही कि जो कम्युनिटी है उसके पास ये अधिकार होने चाहिए दैट दे कैन हैव देयर ओन इंस्टीट्यूशंस टू रन। लेकिन आर्टिकल 25(2) में फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि जो सरकार है वो थोड़े बहुत जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा सकती हैं इन दी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो वो वहां से पावर कर लेते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पर शिरूर मठ केस में ये है कि 26(d) में ये कहा गया कि एवरी कम्युनिटी हैज द पावर टू रन देयर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन द स्टेट हैज द जनरल राइट टू रेगुलेट द राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और एंडाउमेंट। तो सरकार के पास भी पावर है 26(d) के अंदर कि दैट दे कैन ऑल्सो रेगुलेट दीज थिंग्स। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी ये सेम बात बोली गई। आपके जो और बहुत सारे केस आए हैं इसमें भी सारी बातें बोली गई। इसमें अब जो है प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट में ये है कि अगर
अगर जैसे अभी स्टेट के कंट्रोल से हटाकर ये नॉर्मली जो है कम्युनिटीज को दे दिया जाता है, तो जितनी भी इसमें हम लोगों ने क्वालिटी बेसिस पर चीजों को मेंटेन करके रखा है वो कहीं ना कहीं गायब हो सकती है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैन कम बैक। तो अभी के लिए तो वही है कि सरकारें लगाती हैं सारे हेड्स ऑफ द ट्रस्ट को, लेकिन अभी जो केस लगा हुआ है कि जैसे कि सरकार के ही चुने हुए लोग थे जिनके राज में जो लड्डू प्रसादम है इनमें एनिमल फैट मिला है, तो मे बी सरकार जो है वो काफी ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में या एनीथिंग वट एवर विद द रीजन कि सरकार के हाथ से ही पावर लेकर जो कम्युनिटी है वो उसके हाथ में दी जाए, और जो ट्रस्ट है वो जो इम्प्लॉयज या फिर जो आपका हेड्स है वो खुद ही अपॉइंट कर सके। तो दैट इज ऑल द इन द आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 10 years ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, इट्स एम्स एंड स्टेटस ऑन द की टारगेट्स। 2014 2 अक्टूबर को ये आया था स्वच्छ भारत मिशन। मोदी जी नए नए आए थे और उन्होंने एक ऐसा टारगेट सेट किया था कि जहां पर साफ सफाई होगी वहीं पर ही जो है आपका डेवलपिंग कैरेक्टर से डेवलप्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन 10 साल अब बीत चुके हैं इस पूरे टारगेट को, इस मिशन को लॉन्च होते हुए। तो क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया है, क्या हमने अचीव नहीं किया है, वो आपको डेटा हल्का सा पता हो, सो दैट यू कैन क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ऑन दिस नेशनल और वाइडर स्केल। ठीक है, पहली चीज तो 2019 का टारगेट रखा था हम लोगों ने, जिसमें महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई थी, जिसमें बोला था कि यार एक जो स्वच्छ पूरा भारत है वो एक ट्रिब्यूट होगा महात्मा गांधी जी के लिए। ठीक है, आज उनका 155th एनिवर्सरी है, तो हम 5 साल और आगे निकल चुके हैं, बट नेवरदलेस। तो इसमें मिशन में क्या था, मिशन के दो कंपोनेंट्स थे, एक अर्बन एरिया वाला एक रूरल एरिया वाला। अर्बन एरिया को कौन संभालता है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड रूरल इंडिया वाले को संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पता हो आपको, अलग अलग मिशंस हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बेसिक जो टारगेट था वो क्या था कि सभी घरों में जाकर जो इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैं वो बनाए जाए, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो बनाए जाए, जितना भी कचरा जो किचन से निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निकल रहा है, वो जो है मैनेज किया जाए, और लोगों तक ये पहुंचाया जाए संदेश कि भाई आपको भी कंट्रीब्यूट करना है सफाई में। सरकार हमेशा जो है नहीं आपके साथ रहेगी, आप खुद भी ध्यान रखें, आपका बिहेवियरल चेंज भी इस तरीके से हो कि आपको पता हो कि यहाँ पर जो है गंदगी नहीं फैलानी है। ठीक है, तो ये सारा जो एम था वो सरकार का था कि इंडिविजुअल कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने हैं, द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड द बिहेवियरल एंड द अवेयरनेस कैंपेन, ये सब करना सरकार का काम था। टारगेट क्या था 2019 तक, हमें था कि हम पूरे देश को बना देंगे क्या, ओपन डेफिकेशन फ्री, कि एक इंडिविजुअल डे पर कोई भी जो पर्सन है वो ओपन डेफिकेट करता हुआ नहीं मिलेगा, नॉट अ सिंगल पर्सन टू बी फाउंड। तो एक तो ये हमारा टारगेट था। दूसरा, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें हमारा ऑर्गेनिक भी आता है, इनऑर्गेनिक भी आता है, कि हम जो किचन का कचरा है बेसिकली कि सब्जी के छिलके हैं या फिर जो बचा हुआ खाना है या फिर जो प्लास्टिक पेपर है, प्लास्टिक मेटल्स वगैरह हैं, वो सब आपका आता है इसमें। इसके अलावा दूसरा मैनेजमेंट भी है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट का मतलब है कि वो वेस्ट वाटर जो अब कहीं पर भी ह्यूमन कंजप्शन में यूज नहीं हो सकता, उसको भी आपने करना है मैनेज, कि घरों से जो वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो रहे हैं या उसमें से जो पानी निकल रहा है, उसमें जो सर्फ एक्सेल है, क्या वो चीज आप कहीं और यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो लिक्विड वाटर जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट भी इसका वन ऑफ द टारगेट्स था। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये डेफिनेशन क्या है और क्या हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हमने क्या देखा है कि सरकार ने मिशन पहली बार तो नहीं चलाया था, इससे पहले कांग्रेस में था निर्मल भारत अभियान, उसमें एक फैमिली को इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाने के लिए मिलते थे 10,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 10 से कर दिया गया है 12,000 रुपीज। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, 2021 में इसको SBM 2.0 हम लोगों ने लॉन्च किया था कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कम्युनिटी टॉयलेट्स ही नहीं बनवाने हैं बल्कि सिटीज को गार्बेज फ्री बनवाना है, हमने फीकल स्लज जो है उसको हटाना है, प्लास्टिक वेस्ट खत्म कर देना है, और ग्रे वाटर मैनेजमेंट मतलब कि वो पानी जो आपने घरों में इस्तेमाल किया है उसको हम रीयूज कैसे कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो 2.0 में ओपन डेफिकेशन फ्री
वाला तो था ही था, साथ में आपका जो ये है कि सिटी लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया गया था फ्रॉम द फोकस ऑन इंडिविजुअल हाउस। तो एक तो ये चीज पता लग गई हमें कि SBM 1 क्या था, SBM 2.0 क्या था। इसके अलावा क्या हम अचीव कर पाए हैं टारगेट, तो आपने क्या लिखना है, दैट आंसर इज यस। अगर आप यस लिखोगे तो क्या क्या डेटा आप प्रोवाइड करोगे। पहला डेटा कि अभी 6 लाख जो विलेजेस हैं वो 2019 2 अक्टूबर को मोदी जी ने कहा था कि दीज हैव बिकम दी ओपन डेफिकेशन फ्री, कि यहाँ पर कोई भी जो पर्सन है वो ओपन डेफिकेट नहीं करता है, एवरी हाउस होल्ड हैज टॉयलेट्स इन दैट। तो पहली चीज तो कि 6 लाख विलेजेस हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिए हैं। अर्बन इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर 2019 में ही सारा जो शहर था वो क्या बन गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये डाटा दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी काफी ज्यादा जो अचीवमेंट है वो हम लोगों ने किया। इसके अलावा ODF+ भी हम लोगों ने किया। जैसे ODF का सिंपल तो मतलब होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री, नो पर्सन इज टू बी फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन। ODF+ का मतलब होता है जहां पर आप सिर्फ टॉयलेट्स ही नहीं बनवा रहे हैं बल्कि जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी है और ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी है, और जो पार्टिसिपेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स वो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसमें ODF+ में 5.54 विलेजेस एंड 3913 सिटीज जो हैं उनको भी हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF+ जो है वो अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो इसका मतलब ODF भी हमने अचीव किया है, ODF+ भी हमने काफी ज्यादा चीजों में इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा जो है काफी सारी ऐसी लैंडफिल्स हैं जिनको हम लोगों ने क्लियर करना है बाय 2025-26। ये टारगेट था हमारा, 2025-26 तक 2400 लैंडफिल्स हैं हमारे पास, उनको हमें साफ कर देना था, जिसमें से हम लोग अभी 30% ऑफ द टारगेट को अचीव कर पाए। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि हमें इस पे और काम करना है। जो लैंडफिल्स हैं उनमें कई बार जैसे आग लग जाती है या फिर जो स्मेल है पूरे शहर में वो आती रहती है ना, और बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए भी हमें ये सारा काम अभी इस टाइम पे करना है। पहला चीज तो ये। दूसरा, 97% ऑफ द म्यूनिसिपल वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर गाड़ी आती है, जो घर से कचरा है वो ले जाती है, और 100% सेग्रीगेशन एट सोर्स है कि कौन सा ड्राई वेस्ट है, कौन सा वेट वेस्ट है, कौन सा हजार्डस वेस्ट है। जब आप कचरा देते हैं उन्हें वो उस टाइम पर सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो ऐसे 97% म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं जहां पर वेस्ट को कलेक्ट भी किया जा रहा है और वेस्ट को सेपरेट करके जो है अलग अलग उसमें भेजा भी जा रहा है। तो दैट इज द अचीवमेंट सो फार। इसके अलावा देखो बहुत सारे स्टडीज ऐसी हुई हैं कि जब से हमने ये मिशन लॉन्च किया है तब से जो डाइट रिलेटेड डिजीजेज हैं या फिर जो आपके प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन वगैरह था, उन सब से काफी कम बच्चों की डेथ हुई है। दैट वाज अ रिसर्च कि 3 लाख डेथ्स ड्यू टू डायरिया एंड प्रोटीन malnutrition इज अवर्टेड, कि वो हो सकती थी बिकॉज ऑफ ऑल दी अस्वच्छता, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया है, तो हमने वो रोक लिए वो सारी डेथ्स। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। तो एक ये भी है। दूसरा, SBM और इन्फेंट मोर्टेलिटी का भी रिलेशन निकाला गया है कि क्योंकि जो है इन्फेंट डेथ्स ज्यादा होती थी क्योंकि आपके आसपास सफाई नहीं होती थी। अब आप साफ सफाई में रहते हैं, जो है डायरिया नहीं होता है, तो जो वो बच्चा जिसकी एज अभी 1 साल से भी नीचे है, जिसकी इम्यूनिटी वैसे ही नहीं बनी हुई है अभी, तो वो भी सरवाइव कर जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स। ठीक है, सेंसस 2011 की अगर आप बात मानेंगे तो 53.1%, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, दोनों के पास जो टॉयलेट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। 2021 में सेंसस होना था, डेटा पता लग जाता है हमें, क्योंकि वो डिलेड है तो वो हमें इतना आइडिया नहीं है इस टाइम पे कि हम कितना ज्यादा अब उन लोगों में आते हैं कि जिनके घर में टॉयलेट्स हैं या नहीं है। तो डेटा इज टू बी मोर अपडेटेड, बट वो सेंसस के बाद ही हम कर पाएंगे। बट आपको SBM और SBM 2.0 का अगर आता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो सारे जो इसके अचीवमेंट्स हैं, सारे जो इसके टारगेट्स थे वो आप लोगों ने लिखने हैं और एक बेटर सोल्यूशन देकर कि और क्या कर सकते हैं इसके अलावा आंसर्स को अपने खत्म करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए थे सारे के सारे आपके न्यूज़पेपर में। इसके अलावा जो भी खबरें हैं वो ना आपको जो है, जैसे इसराइल ईरान वॉर है, वो जनरली आपको 3 अक्टूबर वाले में हम कवर करवाएंगे, तो डिटेल में होगा उसमें। तो यहाँ पर एक्सप्लेन्ड पेज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस करी है।
तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।